तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एग्ज़ाम्स ले रही है, वो असाइनमेंट के तौर पे ले रही है। जैसे असाइनमेंट होते हैं ना, असाइनमेंट 2 है इस बार। आप फर्स्ट निकल चुका मार्च अप्रैल में, तो आज हमारे पास असाइनमेंट 2 का सितंबर माह का कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का एक अपने पास क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट है, जो मैं आपको इसका आंसर साथ में बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप सीधा सीधा लिख के आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डार्विन के सिद्धांत को राजनीतियों या फिर राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? क्या ये हमको बताना कि ऐसा हो सकता है? तो वो आंसर की ओर लेके चलता हूँ, वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सच है या गलत है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए उत्तर ये है कि प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध के समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे। कई सारे लोग थे, अर्थात वे सामाजिक डार्विन में विश्वास करते थे, अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र बचेगा और उन्नति करेगा। इसका मतलब ये है कि एक पावरफुल राष्ट्र, मतलब जिसके पास अधिक शक्ति होंगी, जिसके पास अधिक लोग होंगे, अधिक सेना होगी, वही बचेगा और उन्नति आगे करेगा। अतः ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है। ऑब्वियस है, वो तो सभी को पता है, संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट मानते थे। सारे अपने अपनी जो राष्ट्र थे ना, अलग अलग कंट्रीज़ थे, वो अपनी अपनी संस्कृति जो रहती है कि उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, उन दूसरे राष्ट्रों को लगता है कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, ये समझते थे और कमज़ोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाहत से मानवता की संभावना कमज़ोर पड़ने लगी और नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठोस नहीं पहुंचती थी। इस प्रकार अर्थिंग के सिद्धांतों का दुरुपयोग होने लगा। ये आपका आंसर हो गया, आप इसमें से आराम से देख सकते हैं। इसको एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कर दिया आपको। एसएस लेके इसको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेम, आप ऐसा कर सकते हैं, एसएस ले सकते हैं। आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए आपका आंसर की ओर लेकर चलता हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ये कि प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हेतु हर देश की सरकार व्यापक पैमाने पर सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज़्यादातर देशों में युवा की ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। ज़बरदस्ती आप समझ रहे हैं, युवा को ज़बरदस्ती अगर किसी भी सेना में भर्ती कराया जाए, किसी भी काम में युवा को ज़बरदस्ती काम कराया जाए तो वो काम अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे। उस समय सैनिकों की कई महीने ठंड और बरसात में टेंटों में अत्यधिक दयनीय स्थानों में रहना पड़ता था। साथ ही उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था। पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन सबका एंटीबायोटिक्स का दवा का वो नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण का शिकार हो जाते थे। इसका मतलब हो सकता है उनमें बीमारी फैल जाती हो और मे भी हो सकता है वो मर जाते हो। वास्तव में इस समय सैनिकों की दैनिक दशा में सुधार हेतु अनेक आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य था। बेहतर भोजन, स्वच्छ आवास एवं उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, मानवीय व्यवहार सैनिकों की मूलभूत आवश्यकताएं थीं, जिनमें सुधार करना पहली आवश्यकता थी। ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर आप सही तरीके से रहोगे, आपको मिलेगा क्या, अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी, साफ़ सफाई मिलेगी, खाना अच्छा मिलेगा, तो ऑब्वियस है आप बीमार नहीं पड़ोगे। और आपको अगर सही ट्रीटमेंट मिलेगा तो आपको थोड़ी मोटी चोट है वो सही हो जाएगी और आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था दूसरे का। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है कि संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को ही क्यों दिया जाता है, क्यों दिया गया? चलिए इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर क्या है? ये है कि संसद के न्यायिक कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। न्याय काम को उच्च न्यायालय को ना देकर संसद को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कानून बनाने में वक्त लगता है और 2 बार कानून पर विचार विमर्श, जैसे अपने कानून निर्माण के पहले दोनों सदनों में विचार, जैसे दोनों सदनों को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में सदनों में कानून को ले जाया जाता है
और विचार विमर्श कर उसे पारित किया जाता है। जब तक दोनों सदनों में उसको कानून को पारित नहीं किया जाएगा और वो लोग दोनों सदनों के लोग साइन नहीं कर देंगे 50% से ऊपर, मतलब एक ना की कम होना चाहिए रेशियो और हाँ का ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो पारित हो पाता है कोई भी बिल हो। सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर सिर्फ धन विधेयक कायम रहता है सिर्फ लोकसभा में। लोकसभा वाले जो है ना धन विधेयक को अपने साइन करके आगे बढ़ा देते हैं, ये राज्यसभा में नहीं जाता है। और राज्यसभा में जितने भी अपने और बिल हैं ना तो सारे के सारे लोकसभा में राज्यसभा में जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर कानून पर 2 बार चर्चा होती है। इससे जल्दबाजी या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जाता है, इसीलिए बचाया जाता है। उच्चतम न्यायालय का काम केवल इन कानूनों पर अपराध के अनुसार न्याय देने का होता है। इसीलिए हम कोई भी अपना जो बिल होता है ना, कोई भी कानून बनाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय को नहीं दिया जाता। सिर्फ उनका क्या काम होता है, कानून पर अपराध को न्याय देने का होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात करते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य की संक्षेप में विवेचना कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी अपनी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं, बता देता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। आपका आंसर है पहला ही देख लेते हैं, कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। इसमें क्या क्या आता है, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी, कैग बोलते हैं ना जिसे, सीएजी वो ये कैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जब बता रहा था इसमें एक और वीडियो में पहले बनाई मैंने, उसमें आपको थोड़ा बताया था मैंने इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो वीडियो बनाऊँ मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ इसी के विषय पर, ताकि आपको नॉलेज प्राप्त हो और आप अच्छे से जान सकें कि ये जो संसद बनाई जाती है, सारे कानून बिल पारित किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, कैसा क्या उसकी प्रोसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक और थोड़ा सा बात की थी द्विनामकरण पद्धति के बारे में, द्विगुण प्रणाली जिसे हम बोलते हैं, द्विनाम प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं दूसरा, आपातकालीन शक्तियाँ एवं कार्य। आपातकालीन क्या होता है, आपातकालीन के बाद इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे युद्ध, गृह युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप देख सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो इस बारे में, संविधान के बारे में। तो चलिए आगे का क्या है, अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, जितने भी होते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा उस वाली वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, तीसरे की बात कर ले, सैन्य शक्ति होती है ना एवं कार्य। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक पावर होता है कि वो तीनों सेनाओं, कौन कौन सी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना का प्रमुख होता है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है इनके साथ। इसका कुछ भी करने का मतलब मुझे गलत मतलब निकालना, मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप उसकी सारा का सारा उत्तरदायित्व होता है इसके ऊपर। तो इसकी बात कर लेते हैं, बता देता हूँ। ये देखो लिखा है, तीनों सेनाओं का मुख्य होता है। अगला, युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। अगर किसी दूसरे उससे अपने किसी दूसरे देश से या कंट्री से लड़ाई हो रही हो और हमारे पास नहीं कोई ऑप्शन है, तो हम राष्ट्रपति शांति की घोषणा कर सकता है उसी टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात कर लेते हैं, न्यायिक शक्ति है, न्याय भी कर सकता है। क्या है, क्षमादान की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की प्रवृत्ति है। और 5वें की बात करते हैं, एक और बात है क्षमादान की शक्ति। जैसे कि बताता हूँ आपको, किसी को अगर जेल के साथ उसके फांसी की सज़ा हुई, तो फांसी की अगर एक बार सज़ा हो जाए ना क्रिमिनल को, तो वो कभी कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर रहता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि वो इस चीज़ को रोक सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं की बात करते हैं, वित्तीय शक्तियों का कार्य, वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति दे सकता है, भारत की आकस्मिक निधि है, और वित्त आयोग की नियुक्ति। 6वीं की बात करते हैं, विधायी
शक्तियाँ। चलिए ये बता देता हूँ क्या क्या है इसका भी। दोनों सदनों के अधिवेशन की बैठक बुलाता है तथा बैठकों की समाप्ति की घोषणा करता है। मतलब अगर लोकसभा या राज्यसभा में होगी एक साथ बुला सकता है, दोनों को बैठा सकता है और बुला सकता है, बैठक भी करा सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है जब चाहे। इतना पावर रहता है राष्ट्रपति के पास। अगला कि सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से करता है और अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति भी है इसके पास, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है क्वेश्चन आंसर है। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आया तो उसको प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।